हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है ठोसों में ऊर्जा बैंड। इस वीडियो में आप ये समझेंगे कि ऊर्जा बैंड क्या होता है, संयोजी बैंड क्या होता है, चालन बैंड क्या होता है, ऊर्जा अंतराल क्या होता है, और इन सब के बाद आप ये समझेंगे कि ऊर्जा बैंड के आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आप ये जानते हैं कि किसी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा निर्भर करती है उनके कोष पर। यानी पहले कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ऊर्जा सबसे कम होगी, दूसरे कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा होगी, तीसरे कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा और ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए ये कोई परमाणु है, ये है उसकी पहली कक्षा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यह है उसकी दूसरी कक्षा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी आप परमाणु मान सकते हैं, हम मान लेते हैं कि उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है, जैसे पहले कोष के जो इलेक्ट्रॉन है इनकी ऊर्जा का एक निश्चित मान होगा। आपके पास एक फॉर्मूला होता है En इज इक्वल टू माइनस Z² 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। n का मान आप 1 रखेंगे तो आपको पहले कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा पता चल जाएगी। n का मान आप 2 रखेंगे तो दूसरे कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा आपको पता चल जाएगी। लेकिन जो पहली कोष के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा है और जो दूसरी कोष के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा है उसका एक निश्चित मान है, और इस निश्चित मान को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे अगर इसके लिए एक ग्राफ बनाया जाए तो जो पहली कोष में इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम है। n बराबर 1 के लिए ऊर्जा का मान ये हो गया। यहां पर ये ऊर्जा इस दिशा में ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो ये हो गया E1। और दूसरी कोष के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा n बराबर 2, ये हो गया E2। तीसरी कोष के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा n बराबर 3, ये हो गया E3। इन इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है उनके कुछ निश्चित मान हैं, और इन ऊर्जा के मानों को प्रदर्शित करने के लिए जो हम ग्राफ बनाते हैं उसको हम कहते हैं ऊर्जा स्तर आरेख। यह है ऊर्जा स्तर आरेख एक परमाणु के लिए। किसके लिए? विलग परमाणु। विलग परमाणु क्या होता है? विलग परमाणु ऐसा परमाणु है जो अपने आसपास के किसी परमाणु से कोई संबंध ना रखता हो, इसके आसपास और कोई परमाणु नहीं है। तो अभी एक ऐसा परमाणु है विलग परमाणु। तो विलग परमाणु के लिए हमने ऊर्जा स्तर आरेख खींचा, ये हमको ऊर्जा स्तर आरेख मिल गया। सभी कोषों के लिए ऊर्जा के एक निश्चित मान हमको मिल गया। अब हम ये समझते हैं कि जब कई परमाणु मिलकर किसी ठोस का निर्माण करते हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है वो कैसी होती है। समझिए, मान लीजिए कई परमाणु मिलकर एक ठोस बना रहे हैं। जैसे इसके बगल में भी कोई परमाणु होगा, ये हो गए परमाणु, ये हैं इनके नाभिक। मैंने अभी बाहरी कक्षा बनाई हुई है, ये हो गई पहली कक्षा, ये हो गई दूसरी कक्षा। तो आप देखेंगे कि ये जो बाहरी कक्षा है इनमें अतिव्यापन हो रहा है, यानी बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे से बंध बनाकर जुड़े हुए हैं। जब कई परमाणु मिलकर इस तरह की संरचना बनाते हैं तो उसमें जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं इनकी ऊर्जा में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि ये बंध बना रहे हैं तो ऊर्जा का आदान प्रदान करेंगे। इस वजह से कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी और कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अगर अब हम इन सभी परमाणुओं के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचें, इस ठोस के सभी परमाणुओं का अगर हम ऊर्जा स्तर आरेख खींचें तो वो किस प्रकार का होगा। देखिए,
ये n बराबर 3 के लिए जब पहले ऊर्जा थी एक परमाणु की, उसका एक निश्चित मान था, लेकिन अब सभी परमाणुओं के लिए हम ये ऊर्जा स्तर आरेख खींच रहे हैं, तो किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऊर्जाओं के आदान प्रदान के कारण किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थोड़ी सी कम हो गई, और किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ गई। फिर किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थोड़ी सी कम हुई, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा हुई। ठीक इस तरह से अगर हम ऊर्जा स्तर आरेख खींचेंगे तो अब हमको एक सिंगल लाइन नहीं मिलेगी, बल्कि हमको ऊर्जा स्तर आरेखों का एक परास मिलेगा। देख रहे हैं आप, ये जो परास है ऊर्जा परास, इसी को हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो किसी ठोस के परमाणुओं का ऊर्जा स्तर आरेख खींचने पर प्राप्त सतत क्षैतिज रेखाओं की जो परास है, इसको हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। अभी मैंने 4-6 इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों को खींचकर आपको दिखाया है, तो आपको ये एक बैंड जैसा दिख रहा है, लेकिन किताबों में आप जो बैंड देखते हैं ऊर्जा बैंड, वो कुछ इस तरह का बना होता है। इसका कारण ये है कि आप जानते हैं एक छोटे से सैंपल में अगर हम कोई ठोस लें छोटा सा, तो उसमें करोड़ों परमाणु होंगे और उसमें अरबों इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कोई भी ऐसी जगह खाली नहीं होगी जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। इस वजह से ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आपको दिखाया जाता है, इस तरह से लाइन खींचकर आपको नहीं दिखाया जाता। मैंने इस वजह से ऐसा आपको दिखाया है ताकि आप ये समझ पाएं कि ऊर्जा बैंड बनता कैसे है। तो ऊर्जा बैंड कैसे बनता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूं। तो ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, किसी ठोस के इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर आरेख खींचने पर, ये ऊर्जा स्तर आरेख है, ऊर्जा स्तर आरेख किसका, अब ये विलग परमाणु का नहीं है, ये ठोस के सभी परमाणुओं का, ठोस के सभी परमाणुओं का ये ऊर्जा स्तर आरेख है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ऊर्जा बैंड दिख रहा है। ठीक, अब बात आती है संयोजी बैंड क्या होता है, चालन बैंड क्या होता है। तो समझिए इसको, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का अगर हम ऊर्जा स्तर आरेख खींचें तो उनसे जो बैंड हमको मिलेगा उसको हम कहते हैं संयोजी बैंड। मान लीजिए ये वाला जो बैंड है ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का बैंड है, अभी उसको भूल जाइए। ये वाला बाहरी कक्षा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनका ये ऊर्जा बैंड है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे संयोजी बैंड। ये हो गया संयोजी बैंड। आप ये जानते हैं कि किसी ठोस में बाहरी कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉन कभी कभी बाहरी कक्षा को छोड़कर मुक्त हो जाते हैं पूरे ठोस में घूमने के लिए, इनको हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन पूरे ठोस में घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा होती है, तभी तो ये चालक इलेक्ट्रॉन बने हैं। तो चालक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा संयोजी इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा होती है। लेकिन कोई एक इलेक्ट्रॉन तो चालक इलेक्ट्रॉन है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं चालक इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो चालक इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है, क्या सभी चालक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होगी, नहीं, वो भी तो टकराते हैं, ऊर्जाओं का आदान प्रदान करते हैं। इस वजह से चालक इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है उसमें भी आपको एक रेंज देखने को मिलेगी, एक परास देखने को मिलेगी, और इस वजह से चालक इलेक्ट्रॉन भी क्या बनाएंगे, एक ऊर्जा बैंड का निर्माण करेंगे, और उस ऊर्जा बैंड को हम क्या कहते हैं, चालन बैंड। और ये हो गया हमारा चालन बैंड। इसको भी इसी तरह से बनाना चाहिए था, लेकिन ये पहले से बन गया है तो आप समझ रहे हैं, ये वैसा ही बैंड हमने बनाया है इस तरह से। ये हो गया चालन बैंड, ये हो गया चालन बैंड, ये है हमारे पास संयोजी बैंड। आपको समझ में आ रही होगी बात कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम होती है,
चालक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ज्यादा होती है, इस वजह से चालन बैंड ऊपर है और संयोजी बैंड नीचे है। अब एक बात समझिए, चालन बैंड का जो सबसे निम्न ऊर्जा स्तर है उसको हम लिखते हैं EC से। किससे लिखते हैं? EC, मतलब एनर्जी बैंड किसका? कंडक्शन का। ये जो ये C है ये कंडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम EC लिख रहे हैं। और यहां जो वैलेंस बैंड का सबसे उच्च ऊर्जा स्तर होता है इसको हम लिखते हैं EV से, क्योंकि ये कंडक्शन बैंड का सबसे लो लेवल है, इसको हम EC से लिख रहे हैं। संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड का सबसे हाई लेवल है, इसको हम लिख रहे हैं EV से। तो संयोजी बैंड क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित जो बैंड है उसको संयोजी बैंड कहते हैं। चालक इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित जो बैंड है उसको हम चालन बैंड कहते हैं। अब बात आती है ऊर्जा अंतराल क्या होता है। तो आप देख रहे हैं EC और EV के बीच में कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है, और इसी अंतर को हम ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो ऊर्जा अंतराल क्या होता है? ये संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो सबसे कम अंतर है। अब देखिए, कोई इलेक्ट्रॉन यहां हो, है ना, यहां इस जगह पर, और कोई इलेक्ट्रॉन इस जगह पर हो, तब तो ये ऊर्जा का अंतर ज्यादा हो जाएगा। हम देख रहे हैं जो सबसे कम ऊर्जा का अंतर है उसको हम कहते हैं ऊर्जा अंतराल। ये क्या हुआ? ऊर्जा अंतराल हुआ। और इसको हम किससे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं EG से। तो अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो इसका लिख सकते हैं EG इज इक्वल टू EC माइनस EV। तो ऊर्जा अंतराल क्या है? चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो न्यूनतम अंतर है, न्यूनतम अंतर, उसको हम कहते हैं ऊर्जा अंतराल। और उसको हम किससे लिखते हैं? EG से। इस ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा बैंड भी कहा जाता है, निषिद्ध ऊर्जा बैंड भी कहा जाता है। वो इस वजह से क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस जगह पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ठोस में ऐसा नहीं होता जिनके पास इस रेंज में ऊर्जा हो। क्यों? क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा या तो चालक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस वजह से इसको निषिद्ध ऊर्जा बैंड भी कहते हैं या वर्जित ऊर्जा अंतराल भी कहते हैं। तो ठीक है, कई नामों से इसको जाना जाता है। मतलब क्या है आप समझ गए। ठीक बच्चों, ऊर्जा बैंड, संयोजी बैंड, चालन बैंड, ऊर्जा अंतराल, ये सब समझने के बाद अब हम ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं वर्गीकरण? बेटा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। कैसे? देखिए, ये है चालन बैंड, यहां से यहां तक ये है चालन बैंड, और यहां से ये इस जगह से यहां तक ये है संयोजी बैंड। ये है संयोजी बैंड और यहां से यहां तक ये है चालन बैंड। तो आप देखेंगे कि चालन बैंड का कुछ हिस्सा संयोजी बैंड में भी आ रहा है और संयोजी बैंड का कुछ हिस्सा चालन बैंड में आ रहा है। यानी ये जो बीच वाला हिस्सा है ये एक दूसरे पर अध्यारोपित है। मतलब जिन इलेक्ट्रॉनों के पास यहां इतनी ऊर्जा है वो कभी भी संयोजी बैंड को छोड़कर चालन बैंड में जा सकते हैं और चालन बैंड को छोड़कर संयोजी बैंड में आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं और या तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत कम होता है। यहां पर चालन बैंड खत्म हो रहा है और यहां से संयोजी बैंड शुरू हो रहा है। तो आप देखेंगे बहुत थोड़ा सा अंतर रहता है। तो या तो अंतर नगण्य हो और या चालन बैंड संयोजी बैंड एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाए तो क्या होगा, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो आसानी से संयोजी बैंड से कहां पहुंच जाएंगे, चालन बैंड में पहुंच जाएंगे। और अगर इस तरह से चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में होगी तो ये पदार्थ कैसा होगा, चालक पदार्थ होगा।
तो ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? चालक पदार्थ। तो चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर या तो अध्यारोपित हो जाएं या उनके बीच जो अंतर है वो नगण्य हो, तो ऐसे पदार्थों को हम चालक पदार्थ कहते हैं। अब अगला, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है, ये है चालन बैंड, ये है संयोजी बैंड। इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है, यहां पर ऊर्जा अंतराल क्या था? लगभग नगण्य। जो Eg का मान है वो लगभग 0 था, और यहां पर जो Eg का मान होता है ऊर्जा अंतराल Eg, ये बहुत ज्यादा होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा अगर जिस पदार्थ में ऊर्जा अंतराल है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंच पाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा उपलब्ध नहीं होता जो चालक इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करे। तो ऐसे पदार्थों में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कराना चाहेंगे तो नहीं करा पाएंगे। तो इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? इन पदार्थों को हम कहते हैं अचालक पदार्थ। इन पदार्थों को हम कहते हैं अचालक पदार्थ। इनमें ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, कभी कभी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो उनको हम क्या कहेंगे? अचालक पदार्थ कहेंगे। ठीक है। अब इन दोनों के अलावा एक तीसरे तरह का भी पदार्थ हमको देखने को मिलता है, जिनमें ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, या जो हम ज्यादातर लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि में होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा, लेकिन हमेशा क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम जिसमें ऊर्जा अंतराल होता है। ये कौन सा बैंड है? चालन बैंड। और ये कौन सा बैंड है? संयोजी बैंड। तो ऐसे पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का हो, 1, 1.5, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो, या ये कहें कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो ऐसे पदार्थों में कुछ इलेक्ट्रॉन हमको ऐसे मिलते हैं जो संयोजी बैंड को छोड़कर चालन बैंड में चले जाते हैं। रूम टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल जाते हैं जो संयोजी बैंड को छोड़कर किसमें चले जाते हैं? चालन बैंड में चले जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक पदार्थ। तो चालक क्या है? वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाए या इनके बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम हो, वो कहलाएंगे चालक पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ज्यादा हो, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड को छोड़कर चालन बैंड में ना पहुंच पाए, यानी इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन चालक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करा सकते। ऐसे पदार्थ जिनमें कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो इतना ज्यादा नहीं होता जितना अचालक पदार्थों में होता है। इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं, तो इस वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं और हमें इसमें थोड़ी सी वैद्युत धारा देखने को मिलती है, और ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक पदार्थ। जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं कि अर्धचालक पदार्थ जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं या जो सबसे कॉमन है, उनमें एक है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। ठीक है। अर्धचालक पदार्थ जो सबसे कॉमनली यूज किए जाते हैं वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। आपको कमेंट करके ये बताना है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम
दोनों के परमाणु क्रमांक क्या है और दोनों की संयोजकता क्या है। जितने लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको कमेंट करना है ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं और पूरा कॉन्सेप्ट उनको समझ में आया है। क्या बताना है आपको? सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक और इसकी संयोजकता, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक और इसकी संयोजकता। तो मुझे लगता है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसके आगे का कोई कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।